कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का हांफते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। साथ ही उस लड़के के आगे कुछ और लोग खड़े हुए होते हैं। उस लड़के को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं एंड उन्हीं में से एक कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकता हूँ तुम्हारे मौत के रूप में कॉमनर, तो मुझ पर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश करो। फिर वो लड़का हांफते हुए अपनी मैजिक से उस पर अटैक करता है, मगर वो अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है एंड उस लड़के के इस अटैक को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। साथ ही कोई ये कहता है कि ये कितना वीक सॉर्सरर है, आखिर एक कॉमनर से हम उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। फिर एक पर्सन ये कहता है कि एक सॉर्सरर के लिए जरूरी होता है उसकी लाइनेज, उसका मेहनत और उसका भूख। एंड ये बात मैंने नहीं, फादर ऑफ सॉर्सरर विलियम ब्रोडेयूक्स ने कहा है। और मुझे गलत मत समझना, मगर मेहनत ही हर कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बिना किसी रॉयल ब्लड लाइन एंड एप्टीट्यूड के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना बोलकर वो पर्सन उस लड़के पे अटैक कर देता है अपने मैजिक से एंड वो मैजिक शायद से फायर मैजिक होता है, इसलिए वो लड़का बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है एंड वो लड़का ये कहने लगता है ये तो मजेदार है, ये मैजिक एक नोबल की है, ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये दुखता भी है, ये तो सुंदर है, अद्भुत, अविश्वसनीय। अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी विश पूछे तो मैं बस और भी ज्यादा जानना चाहूंगा इस मैजिक के बारे में, मैं इसे परफेक्ट करना चाहूंगा। एंड फिर वो लड़का दी सॉर्सरी बोलकर पूरी तरह से जल जाता है एंड फिर कोई आंखें खोलता है एंड ये वही पुराना वाला लड़का है जो कि अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने बहुत सारे मेट्स होते हैं। अब ये लड़का खुद से ये कह रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये लोग इतना ज्यादा बड़े कैसे हैं? अरे नहीं, मैं ही छोटा हूँ। एंड फिर ये लड़का एक फायर मैजिक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका वजह से काफी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड फिर हमें ये बताया जाता है कि ये लड़का जो अभी अभी यहाँ पर है वो है सोलम किंगडम का 7th प्रिंस, जिसका नाम है प्रिंस लॉयड। सभी मेट्स घबराए हुए होते हैं तो ये बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें सोलम किंगडम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एंड इसका महल भी बहुत ही अच्छा होता है एंड इस किंगडम में सभी लोग खुश होते हैं। फिर हमें महल के अंदर कुछ मेट्स को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस लॉयड को खोज रहे होते हैं। फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि इन मेट्स को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ ये चली गई एंड वो दौड़ कर जाने लगता है दूसरी तरफ। तो लॉयड दो लोगों से मिलता है एंड लॉयड उन दोनों से कहता है कि शांत रहो, मेरी लोकेशन कैसे भी करके तुम मेट से छुपा कर रखो। फिर वो दूसरा पर्सन कहने लगता है ठीक है, ये डील रहा हम दोनों के बीच में, तो क्या अब हम हंटिंग के लिए चले, क्योंकि एक रॉयल होने के नाते हंटिंग अच्छा चीज होता है। मगर इस पर्सन के बात के बीच में ही लॉयड निकल चुका होता है वहाँ से। फिर पीले बाल वाला बोलता है कि वो फिर से चला गया एंड ब्लू बाल वाला कहता है कि हमारे 7th प्रिंस ऐसे ही है। साथ ही ब्लू बाल वाला कह रहा होता है कि लॉयड अभी काफी ज्यादा छोटा है एंड वो अभी ताकतवर भी नहीं है। मगर पीले बाल वाला बताता है कि लॉयड कमजोर नहीं है, क्योंकि बचपन में ही जहाँ और बच्चे ड्राइंग वाले बुक्स को पढ़ते हैं मगर उसने वर्ड्स के बुक को खत्म कर दिया था। एंड साथ ही लॉयड ने अपने बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग को भी अवॉइड किया था, जिससे इस पीले बाल वाले बंदे को लगता है कि लॉयड द ग्रेट विलियम ब्रोडेयूक्स का रीइंकार्नेशन है। मगर ब्लू बाल वाले बंदा कहता है कि फादर ऑफ सॉर्सरी, ये तो नामुमकिन है। फिर हम लॉयड को भागते हुए देखते हैं स्टेयर्स के ऊपर से एंड लॉयड ये कहता है कि हाँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि रीइंकार्नेटेड हुआ है। लॉयड ये कहता है कि वो अपने पिछले लाइफ में सोलोमन का एक कॉमनर था, मगर अभी लॉयड एक प्रिंस है एंड अभी वो बाकी मेट से बचकर भाग रहा है। लॉयड हमें ये बताता है कि रीइंकार्नेशन होने के बाद भी उसे उसकी पुरानी जीवन की बातें सभी याद हैं एंड उसे पता नहीं है कि वो 7th प्रिंस के दौर पे क्यों रीइंकार्नेटेड हुआ है। हाउएवर लॉयड थ्रोन और फेम के पीछे नहीं पागल हुआ है और उसका मकसद अपने पुराने लाइफ जैसा ही है। इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और लॉयड बस इस बात की चिंता करता है कि अगर मैं इस किंगडम में हूँ तो मुझे बस बहुत सारे सॉर्सरीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए जो कि यहाँ पर हैं। सॉर्सरी का मतलब तुम मैजिक बुक्स को समझ सकते हो एंड ये मैजिक बुक ही लॉयड के इकलौते इंटरेस्ट हैं और ये लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैजिक एकेडमी सोलम को इस लाइब्रेरी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। फिर लॉयड एक बुक निकाल लेता है पढ़ने के लिए, मगर तभी एक लड़की लॉयड के पीछे खड़ी हो जाती है और वो लॉयड के बुक को छीन कर ये कहती है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया प्रिंस। एंड इस लड़की का नाम सेल्फा है। फिर हमें लॉयड एंड सेल्फा के बीच में बहुत ही अच्छी एंड तगड़ी शॉर्ट फाइटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मगर एक पॉइंट पर लॉयड थक जाता है तो सेल्फा अभी भी अच्छी होती है। फिर लॉयड ये कहता है कि एक थ्रोन के आगे 7th प्रिंस कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सेल्फा कहती है कि थ्रोन ही सब कुछ नहीं है और एक रॉयल फैमिली होने की वजह से शॉर्ट फाइटिंग इंपॉर्टेंट है। एंड सेल्फा लॉयड की 3 साल के लिए शॉर्ट टीचर के तौर पे साइन हुई है एंड सेल्फा बस इसीलिए यहाँ पर है। लॉयड को लगता है कि सेल्फा अगर ऐसी ट्रेनिंग करती रही तो यहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाएगा, मगर ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा। फिर ये दोनों वापस से शॉर्ट फाइटिंग करने लगते हैं। सेल्फा लॉयड की तारीफ करते हुए कहती है कि मैग्निफिसेंट, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। लॉयड हमें ये रिवील करता है कि वो अभी सेल्फा से इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि वो अपनी मैजिक की मदद से सेल्फा के हर एक मोमेंट को कॉपी कर रहा है एंड फाइट में एक्चुअली लॉयड चीटिंग कर रहा है, क्योंकि लॉयड को ये फाइट खत्म करके फटाफट बुक पढ़ने के लिए जाना है। फिर इनकी फाइट फिर से शुरू होती है, जहाँ पर वापस से सेल्फा लॉयड को डोमिनेट कर रही होती है एंड लॉयड सेल्फा से इसलिए हारा था क्योंकि लॉयड के पास हाइट, स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ की कमी है एंड अपने इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए लॉयड वापस से चीटिंग करते हुए मैजिक का यूज करता है फाइट में, जिसकी मदद से लॉयड अपने तलवार को बढ़ा कर देता है, हवा में तैरने लगता है एंड अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेता है।
एंड फिर वापस से लॉयड एंड सल्फा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शुरू में सल्फा हैरान होती है कि लॉयड में इतनी पावर कहां से आ गई। हालांकि फाइट करते वक्त सल्फा वापस से लॉयड पर भारी पड़ रही होती है। अब काफी देर तक लड़ने के बाद जब लॉयड सल्फा पर अटैक करता है सल्फा को हराने के लिए, कि तभी सल्फा लॉयड के अटैक को रोक देती है यानी कहती है कि प्रिंस लॉयड आप चीटिंग कर रहे हो ना। इस पे लॉयड घबरा जाता है एंड सल्फा आसानी से लॉयड को हरा देती है। अब सल्फा समझ जाती है कि लॉयड मैजिक का क्यों यूज कर रहा है, तो इसीलिए सल्फा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो लॉयड को गले से लगाकर झूला झुलाने लगती है, क्योंकि लॉयड एक टाइम पे ही 2 स्पेल का यूज कर सकता है, जो कि आम बात नहीं होती है। अब सल्फा इस बात से खुश हो रही थी कि लॉयड एक टाइम पे ही 2 मैजिक स्पेल का यूज कर सकता है, मगर लॉयड हमें यह बताता है कि वो एक टाइम पे ही 4 मैजिक स्पेल का यूज कर सकता है। मगर लॉयड अब इस बात से परेशान है कि वो शायद से अब बुक पढ़ने नहीं जा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉयड को बहुत सारे मेट्स के साथ नहाते हुए दिखाया जाता है। सल्फा लॉयड को नहा रही होती है तो लॉयड कहता है कि मैं खुद से नहा सकता हूँ, मगर सल्फा नहीं मानती है, क्योंकि अगर सल्फा लॉयड को नहाने देगी तो लॉयड नहाना छोड़कर बुक पढ़ने चला जाएगा। अब लॉयड को डराने के लिए बाकी लड़कियां ये कहानी सुनाती है कि जो बच्चे नहीं नहाते हैं उसे डीमन ऑफ द प्रोविडेंट टोम्स उठाकर ले जाता है और उन बच्चों को खा जाता है। लॉयड को ये समझ नहीं आता है कि डीमन ऑफ प्रोविडेंट टोम्स क्या है, तो एक मेट बताते हुए कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, एक डीमन सोलमन में डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे सोर्सरर्स के सैक्रिफाइसेस के बाद वो डीमन फाइनली सील हो गया एंड उस डीमन का नाम है ग्रीमोरे। इस पर सल्फा हमें बताती है कि रूमर तो बहुत समय पहले का है और वो डीमन सील किया गया था प्रोविडेंट आर्चिविस के बेसमेंट में, जो कि पैलेस में ही है। एंड इस बात पे बाकी मेट्स भी कहती है कि बिल्कुल सही। सल्फा ये कहती है कि ऐसे पिद्दी कहानी से हमारे प्रिंस थोड़ी ना डरेंगे, क्योंकि एक सील हुआ डीमन क्या ही कर सकता है। एंड जब सल्फा लॉयड को देखती है तो वो सर नीचे करके देख रहा होता है, जिसपे प्रिंस को ऐसा डरता हुआ देखकर सभी लड़कियों को प्रिंस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। प्रिंस को ऐसा डरता हुआ देखकर पीली बालों वाली लड़की कहती है कि प्रिंस आप इतना मत डरिए, आप चाहे तो मेरे साथ आज रात सो सकते हैं मेरे बेड पर। इस पर सल्फा गुस्सा हो जाती है, साथ ही वो कहती है कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्रिंस को खुश रखूं, तो वो मेरे साथ सोएंगे। एंड फिर सभी लड़कियां इसी बात पे लड़ने लगती है कि प्रिंस किसके साथ सोएंगे। एंड दूसरी तरफ लॉयड इनसे बचकर निकल रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड 2 गार्ड्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद लॉयड अपने मैजिक से इनविजिबल होकर उन गार्ड के बीच में से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों गार्ड इस बात पर लड़ रहे होते हैं या फिर बहस कर रहे होते हैं कि ऐसी टाइट सिक्योरिटी से कौन ही निकल सकता है। साथ ही वो गार्ड ये भी कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई छुपकर निकल भी जाता है तो अंदर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत सील है एंड उस सील को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मगर लॉयड उस सील को आसानी से तोड़ देता है। फिर लॉयड अंदर के नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लॉयड बहुत सारे बुक को देखकर खुश होता है, साथ ही एक बुक को भी उठा लेता है पढ़ने के लिए। मगर तभी एक बुक हवा में उड़ता है, उस बुक में से एक डीमन बाहर आता है जो कि सील हुआ होता है, और वो डीमन हंसते हुए लॉयड से कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने डोर के सील को तो आसानी से तोड़ दिया। डीमन की इस बात पर लॉयड पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे वो डीमन कहता है, मैन आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो चुके हैं, मेरा नाम ग्रीमोरे है, तुम अपना बताओ। तो लॉयड कहता है लॉयड एंड वो मॉन्स्टर हंसने लगता है एंड वो मॉन्स्टर कहता है, ठीक है लॉयड, तो क्या तुम अब मेरे सील को रिमूव करोगे। उस डीमन को देखकर लॉयड कहता है, अच्छा तो यही वो डीमन है। डीमन साथ ही ये भी कहता है कि लॉयड तुम देख ही सकते हो कि ये सील कमजोर है और टूट रहा है, तो जल्दी से मुझे रिलीज करो। डीमन लॉयड को सोने का लालच देता है, तो लॉयड सोने को पकड़ के उसका चूरा बनाते हुए कहता है कि इससे तूने स्टोन से बनाया है अपने मैजिक की मदद से। लॉयड के इस बात को सुनकर मॉन्स्टर घबरा जाता है। लॉयड ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अनसील नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, क्योंकि तुम अगर बाहर निकले तो तुम मेरे ही घर को तबाह कर सकते हो। अब इस पर मॉन्स्टर कुछ लालच देने की कोशिश करता है लॉयड को, तो लॉयड नहीं मानता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 100 साल पुराने मैजिक सिखाऊंगा। एंड लॉयड 100 साल पुराने मैजिक को सीखने वाली बात को सुनकर पिघल जाता है। एंड लॉयड मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम सही में मुझे 100 साल पुराने मैजिक सिखाओगे। एंड वो मॉन्स्टर भी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे अंदर मैजिक सीखने की एप्टीट्यूड है। एंड इस एप्टीट्यूड वाली बात को सुनकर लॉयड को अपना पुराना पास्ट यानी कि पुराने जन्म की बातें याद आने लगती है। इस पर लॉयड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अनसील करूंगा क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है। एंड फिर लॉयड अपने मैजिक की मदद से की बनाकर डीमन को अनसील कर देता है। अनसील होने के बाद वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि वाह, इस बच्चे ने तो सही में मुझे अनसील कर दिया। इसके बाद लॉयड कहता है कि हे जल्दी करो, मुझे मैजिक सीखना है। वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ ओल्ड मैजिक ना। फिर लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मॉन्स्टर लॉयड पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद मॉन्स्टर को लगता है कि लॉयड मर गया, तो वो अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मगर लॉयड उस अटैक का जवाबी हमला करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, उस अटैक में तो बहुत सारे माना थे। अब मॉन्स्टर के जवाबी हमला देने के बाद लॉयड कहता है एक बैरियर में रहते हुए कि तो अब क्या तुम मुझे और मैजिक सिखाओगे। फिर मॉन्स्टर ये कहते हुए कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत सारे अटैक करने लगता है, मगर वो लॉयड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिर लॉयड उस मैजिक को अपने एक उंगली में फील करता है, जिसका वजह से लॉयड का उंगली तक बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। मगर लॉयड को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने एक नए मैजिक को फील किया है।
अब लॉयड के इस हरकत पर ग्रिमोरे दो सर को बाहर निकालता है एंड पावरफुल अटैक करता है लॉयड पर, मगर येट वो लॉयड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और ग्रिमोरे बहुत ही ज्यादा थक जाता है। इस अटैक के बाद लॉयड ग्रिमोरे की थोड़ी सी तारीफ करता है एंड उम्मीद भरे नजरों से देखता है कि अब ग्रिमोरे कौन सा नया अटैक करने वाला है। अब ऐसी हालत पर ग्रिमोरे वहां से भागने की कोशिश करता है लॉयड से बचकर, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि लॉयड ने हर तरफ बहुत सारे मैजिक सील लगा रखे होते हैं। फिर लॉयड ये एक्सप्लेन करते हुए कि मैंने ये सील तुम्हारे भागने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मैं अब अपना अटैक करने वाला हूँ। बचपन में मैंने जब अटैक किया तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया था, तो इसलिए मैंने इस सील को लगाया है। एंड फिर लॉयड ग्रिमोरे पे हमला करते हुए कहता है कि मुझे अपने डिफेंसिव स्पेल दिखाओ। अब लॉयड के उस अटैक की वजह से ग्रिमोरे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। फिर इसके बाद लॉयड सभी चीजों को वापस से ठीक कर देता है एंड लॉयड के इस पावर को देखकर ग्रिमोरे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद लॉयड ग्रिमोरे से पूछता है कि तुम और कितना ज्यादा सह सकते हो, तो इस पे ग्रिमोरे बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि मैं कुछ भी नहीं अब कर सकता हूँ, मैं हार मानता हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। से फिर लॉयड भी तैयार हो जाता है ग्रिमोरे को अपना फेमिलियर बनाने के लिए एंड लॉयड कहता है कि थोड़ा अच्छे से कोई और रूप में आओ, क्योंकि इस रूप में तो हर कोई तुम्हें देखकर चौंक जाएगा। फिर ग्रिमोरे एक बेहद ही क्यूट एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इसके बाद लॉयड कहता है कि यहाँ पर आओ, तो ग्रिमोरे कहता है कि सही में मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, तो लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। लॉयड के हाँ कहने पर ग्रिमोरे बहुत ही ज्यादा शैतानी हंसी देते हुए कहता है कि इस बुद्धि को तो पता ही नहीं है कि मैं अगर इसके पास गया तो मैं इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड ये सोचकर जब ग्रिमोरे लॉयड से चिपकता है तो वो उसके माना पावर को देखकर डर जाता है, क्योंकि लॉयड के माना पावर्स बहुत ही ज्यादा टेंस होते हैं एंड साथ ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद लॉयड ग्रिमोर से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, तो ग्रिमोर कहता है नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है एंड तुम आज से मुझे ग्रिम कहो। फिर इसके बाद ग्रिम सोचता है कि मैं अभी चुप रहूंगा तभी मेरी भलाई है, नहीं तो ये मुझे अभी काफी मार देगा। फिर इसके बाद लॉयड ये डिसाइड करता है दौड़ते हुए कि अब हम इन सभी बुक्स को पढ़ेंगे। में हम कैसल के अंदर एल्बर्ट को देखते हैं जो कि सच धजकर लॉयड के पास लाइब्रेरी में जाता है। एल्बर्ट को देखकर ग्रिम छुप जाता है। फिर हम लॉयड को बैठा हुआ देखते हैं एंड एल्बर्ट अपने मैजिक से टारगेट पे निशाना मारता है। लॉयड एल्बर्ट की तारीफ करता है, हमें पता चलता है कि एल्बर्ट और कोई नहीं बल्कि सॉलोमन किंगडम का सेकंड प्रिंस है एंड सभी लोग ये मानते हैं कि एल्बर्ट ही द नेक्स्ट किंग बनेगा। फिर इसके बाद मैजिक यूज करने का टर्न लॉयड का आता है। अब क्योंकि लॉयड को किंग बनने में या फिर किंग से रिलेटेड कोई भी काम करने में मजा नहीं था, क्योंकि लॉयड को तो बस जानकारी जुटाकर पढ़ने में इंटरेस्ट था। एंड इस पर ग्रिम पूछता है फिर तुम क्या करने वाले हो, तो लॉयड सभी टारगेट को हिट करने के बजाय सभी टारगेट को घुमा देता है। लॉयड की इस हरकत पे ये बंदा कहता है कि सेवन प्रिंस बस इतना ही कर सकते हैं। ग्रिम से हमें पता चलता है कि किसी भी टारगेट को हिट करके फोड़ने के बजाय उसे घुमाना ज्यादा हार्ड होता है। लॉयड को भी ये मूव पसंद आता है, क्योंकि इस मूव से माना कम यूज होता है। फिर अल्बर्ट छोटा सा ब्रेक लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त अल्बर्ट की सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद लॉयड खुश हो जाता है, क्योंकि अब ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी नहीं है एंड अब लॉयड अपनी हर एक मैजिक ट्रिक का यूज कर सकता है। इस पे ग्रिम पूछता है कि जैसे कि तुम क्या करोगे। लॉयड कहता है कि मैं ड्यूअल मैजिक का यूज करूंगा जैसा तुमने किया था। ग्रिम कहता है कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा सिर्फ डीमन ही कर सकते हैं जिनके पास दो मुंह हो। एंड इस बात को सुनकर लॉयड ग्रिम को अपने एक हाथ में फिट कर लेता है। दूसरी तरफ ग्रिम बिल्कुल भी खुश नहीं होता है लॉयड को खुद के साथ ऐसा करने पे। लॉयड ग्रिम की बात ना सुनकर ग्रिम को कहता है कि ग्रिम क्या तुम इन्फर्नल फायरबॉल का यूज कर सकते हो। ग्रिम लॉयड से कहता है कि तुम मुझे कम मत समझो, वैसे हाई लेवल के मैजिक एक डीमन के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। फिर मैजिक का यूज करने के लिए ग्रिम बहुत सारे स्पेल्स यानी कि मंत्रों को पढ़ने लगता है, मगर अंत तक आकर ग्रिम रोने लगता है। इस पर लॉयड पूछता है कि क्या हुआ। ग्रिम कहता है कि तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या था वो। लॉयड बताता है कि वो तो बस एक स्पेल स्टैक था। स्पेल स्टैक की मदद से लॉयड अपने माना इनकेंटेशन को रिड्यूस करके कम टाइम में ही मैजिक का यूज कर सकता है एंड इसी वजह से लॉयड एक टाइम पे ही 100 स्पेल का यूज कर सकता है। लॉयड के इस बात को सुनकर ग्रिम कहता है कि 100 एंड फिर ग्रिम रोते हुए कहता है कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रिम एक टाइम पर 3 से ज्यादा लाइंस नहीं पढ़ सकता है। लॉयड कहता है अगर ऐसा है तो फिर तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। फिर लॉयड थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद लॉयड अपने हाथों से बात करने लगता है एंड अब क्योंकि लॉयड के पास दो मुंह है एंड लॉयड दोनों ही मुंह से बातें कर सकता है, तो लॉयड स्पेल पढ़ने का डिसाइड कर लेता है। एंड फिर लॉयड ग्रिम के मुंह पर काबू करके इन्फर्नल फायरबॉल एंड टेम्पेस्ट वाटर बोल्ट बोलकर मैजिक का यूज करने लगता है एंड लॉयड के इस मैजिक को देखकर ग्रिम बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। साथ ही ग्रिम को यह सब नामुमकिन लग रहा होता है, क्योंकि लॉयड 2 एडवांस स्पेल का यूज कर रहा है। साथ ही लॉयड उन दोनों एडवांस स्पेल को कंबाइन भी करता है एंड लॉयड की इन हरकतों से ग्रिम बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका होता है। साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लॉयड का माना इतना ज्यादा लेवल अप है। फिर लॉयड दोनों स्पेल को एक साथ कंबाइन कर लेता है एंड वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड क्योंकि उन स्पेल्स की पावर बहुत ही ज्यादा थी, तो इसलिए लॉयड सोचता है कि मैं इसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। फिर लॉयड उन स्पेल के पावर्स को आसमान में फायर करता है एंड इस स्पेल की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी एंड इतने वाइड रेंज पे थी कि कैसल के बाहर के सभी लोग इसे देख पा रहे होते हैं। कैसल के अंदर अल्बर्ट से यह बंदा पूछ रहा होता है कि क्यों आप सेवन प्रिंस पर इतना ज्यादा फेवर करते हैं, क्या सेवन प्रिंस कहीं मैजिक में स्किल वगैरह है क्या, वो तो बस छोटे से बच्चे हैं। अल्बर्ट सभी से कहता है कि तुम सब अंधे हो क्या, लॉयड का मैजिक बहुत ही ज्यादा लेवल अप है, क्योंकि वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। लॉयड तो एक जीनियस है। अल्बर्ट को ये तक लगता है कि लॉयड एक ग्रैंड सेज तक बन सकता है एंड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होगा। अल्बर्ट की इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग अल्बर्ट की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे एंड आपको किसी भी ग्रैंड स्टेज पर
रिलाई करने की जरूरत नहीं होगा। अल्बर्ट कहता है कि चुप करो, क्योंकि मैं तो अपने छोटे भाई के आसपास भी नहीं हूँ। फिर इसके बाद लॉयड आराम करने लगता है चेयर पर बैठकर। एंड ये पर्सन बाहर देखता है तो देखता है कि अब तो रात हो चुका है। हम बाहर देखते हैं कि लॉयड ने बहुत ही ज्यादा तबाही करा हुआ होता है। ग्रिम कहता है कि इसने तो पूरे एटमॉस्फेयर में ही एक छेद कर दिया। एंड वाकई में एटमॉस्फेयर में एक छेद हुआ होता है। लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश होता है इस मैजिक का यूज करके। फिर वो ऊपर देखता है तो घबरा कर एटमॉस्फेयर को वापस से ठीक होने के लिए कहता है, वो भी दौड़ते हुए। एंड फिर थोड़ी देर में एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है एंड रात से दिन हो जाता है। एटमॉस्फेयर के ठीक होने पर लॉयड भी चैन की सांसें लेता है। दूसरी तरफ ग्रिम को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर है क्या। फिर हमें स्क्रीन पर यह लिखा हुआ दिखाया जाता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी ओमेगा एनिमे में, ताकि मैं अपना पूरा टाइम दे सकूं बैक स्टेज इस किट को परफेक्ट करने के लिए। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है एंड लॉयड पूरी तरह से नींद में होता है। एंड इसीलिए ग्रिम लॉयड को उठाते हुए उसे अच्छे से ठीक होने के लिए कहता है। ग्रिम लॉयड को अच्छे से खड़े होने के लिए कहता है, उसे उसके कपड़े पहनने के साथ ही उसके बाल बनाने के लिए कहता है। एंड ये सभी काम ग्रिम कर रहा होता है लॉयड के लिए। मगर साथ ही ग्रिम को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं ये मेड का काम क्यों कर रहा हूँ इसके लिए। बट साथ ही ग्रिम ये भी कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखना है, क्योंकि आखिरकार मैं एक दिन इसके बॉडी पर कब्जा करने वाला हूँ। फिर ग्रिम हंसने लगता है एंड ग्रिम के हंसने के बीच में ही लॉयड छींक मार देता है, जिसका वजह से ग्रिम का हंसी रुक जाता है। इस पर ग्रिम परेशान था एंड कहता है कि इसे इसी वक्त छींकना था। फिर ग्रिम लॉयड को अच्छे से छींकने के लिए कहता है, उसकी नाक साफ करता है एंड इस तरह से ये छोटा सा बैक स्टेज स्किट खत्म होता है। फिर ग्रिम एक पोस्टर को देखकर कुछ पढ़ रहा होता है। पढ़ने के बाद ग्रिम कहता है कि लॉयड, तुमने जो कल किया था वो न्यूज़पेपर में भी आ गया है। एंड हमें पता चलता है कि ये सभी बातें एटमॉस्फेयर में हुए उस होल के रिलेटेड है। फिर लॉयड एक पिक्चर को देखता है जहाँ पर एक ए रैंक एडवेंचरर की पार्टी ने एक हाईली डिफिकल्ट डंजन को क्लियर किया हुआ होता है। उस पिक्चर में हमें एक लड़की की भी पिक्चर दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट एंड अच्छी दिख रही होती है। एंड अब क्योंकि किसी भी डंजन को क्लियर करने से बहुत सारा आइटम एंड खजाना मिलता है, तो इसलिए लॉयड डिसाइड करता है कि वो भी अब एक डंजन को क्लियर करने के लिए जाएगा। फिर लॉयड कुछ कदम आगे बढ़ता है तो ग्रिम लॉयड को रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉयड एक प्रिंस है एंड अगर वो यहाँ से गायब हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लॉयड एक आइटम को निकालते हुए कहता है कि चिंता मत करो। एंड फिर लॉयड उस आइटम की मदद से खुद का एक रेप्लिका बना लेता है। लॉयड ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ दिखने में ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरे कुछ मोमेंट्स को भी खुद से ही प्ले कर सकता है। फिर ग्रिम भी समझ जाता है कि अगर लॉयड ऐसा करके बाहर जाते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि लॉयड कहाँ गया है। मगर लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा आसान होता तो मैं ये पहले ही कर चुका हुआ होता। लॉयड बताता है कि प्रॉब्लम सेल्फा है, क्योंकि एक दिन जब लॉयड किताब पढ़ रहा होता है तो सेल्फा आकर कहते हैं कि लॉयड, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। लॉयड पूछता है कि कितना। सेल्फा कहती है कि 0.7 मिलीमीटर। अब क्योंकि सेल्फा 0.7 मिलीमीटर तक का अंतर लॉयड के बॉडी में नोटिस कर सकती है, तो लॉयड कहता है कि ये कैसे सेल्फा को बेवकूफ बना पाएगा। तो ग्रिम पूछता है फिर क्या, तो लॉयड कहता है कि फिर। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड हवा में उड़ते हुए कैसल से दूर जा रहा होता है। उड़ते हुए लॉयड अपने हाथों को आगे करके कहता है कि हे ग्रिम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उधर से रिप्लाई ग्रिम भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और मुझे अच्छा व्यू मिल रहा है अपनी एक आंख से। फिर लॉयड पूछता है कि तो वहाँ क्या चल रहा है, क्या सब ठीक है? फिर हम दूसरी तरफ कैसल में लॉयड को देखते हैं जो कि अपने बाल बना रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रिम ही है। 2 मिनट से बातें कर रहे होते हैं कि ग्रिम अपना ख्याल खुद से रख रहा है, वो अपनी लुक्स पर काम कर रहा है। एंड ये बातें सोचकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि लॉयड ने ग्रिम के सोल को ही अपने इस रेप्लिका में डाला है और ग्रिम की रिमेनिंग बॉडी को लॉयड ने अपने हाथों में फिट किया है। फिर ग्रिम ये सोच रहा होता है कि ये रेप्लिका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें माना का भी कंस्ट्रक्शन है। फिर ग्रिम कहता है कि हाँ, अब क्योंकि वो बुद्धू यहाँ पर नहीं है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। अब एक तरफ ग्रिम हंस रहा होता है लॉयड के हाथों में, तो लॉयड कहता है ग्रिम से कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें अपना फैमिलियर पाके, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड लॉयड के इस बात को सुनकर ग्रिम की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब ग्रिम कुछ भी नहीं बोल रहा था तो इस पे लॉयड पूछता है कि क्या हुआ, तो ग्रिम घबराते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर फिर से आ जाना। अब लॉयड बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका होता है कैसल से, मगर लॉयड को यह पता नहीं था कि डंजन कहाँ पर है। लॉयड सोचते हुए नीचे देखता है तो लॉयड देखता है कि किसी को मारने के लिए कोई पीछे पड़ा है। हम देखते हैं कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो लड़की एक मॉन्स्टर को एक किक मारती है। इस किक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो लड़की उस मॉन्स्टर के पेट में ही घुस जाती है। मॉन्स्टर के पेट में से निकलने के बाद वो लड़की एक एक करके बाकी मॉन्स्टर को भी पीटने लगती है एंड आखिरी मॉन्स्टर को अपने मैजिक से टुकड़े टुकड़े करके मार देती है। उस लड़की को देखकर ग्रिम को लगता है कि वो लड़की पक्का से एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है। एंड लॉयड उस लड़की के ब्रीदिंग टेक्निक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। लड़की उन मॉन्स्टर से कहती है कि तुम लोग 100 साल पहले ही मुझसे लड़ने के लिए चले आए। अब ब्रीदिंग टेक्निक क्या है ऐसा ग्रिम पूछता है लॉयड से। लॉयड कहता है कि मैंने पढ़ा था एक एक्सोटिक टेक्निक जो कि एनर्जी को पुट करता है, उसे QI कहा जाता है।
एंड ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करने से यूजर को बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलता है। लड़की ग्रीम एंड लॉयड को देखकर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर लॉयड वहाँ पर डंजन एंड क्यूआई के बारे में पता करने का डिसाइड करके जाने का फैसला करता है। तो ग्रीम कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, हो सकता है कि वो लड़की तुम्हें पहचान ले सोलोमन के 7th प्रिंस के तौर पर। फिर वो लड़की आंसर ना आने पर वहाँ पर तेजी से जाने लगती है। तो दूसरी तरफ लॉयड एंड ग्रिम घबरा रहे होते हैं कि अब वो क्या करें। तभी वो लड़की वहाँ पर पहुंचकर कहती है कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो हम देखते हैं कि लॉयड एक नए रूप में होता है एंड वो कहता है कि मेरा नाम लोल ब्रेतो। अब क्योंकि मैं ये नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो मैं आज से इसे लियो बोलूंगा। एंड लियो एक नया एडवेंचरर होता है। लियो स्माइल करके उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। लॉयड ने अपना यह नया रूप इल्यूजन क्लास स्पेल इमिटेशन से किया होता है। लॉयड का यह न्यू लुक लॉयड एंड अल्बर्ट का कॉम्बिनेशन लुक होता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम टाओ है एंड वो बी रैंक की एडवेंचरर है। दूसरी तरफ टाओ लियो पर पूरी तरह से मनमिटी होती है। टाओ ये सोचती है कि मैं पूरे 18 साल से कुछ भी नहीं कर रही हूँ ट्रेनिंग के अलावा। टाओ डोजो छोड़कर एडवेंचर बनी थी सिर्फ रोमांस के खोज में। मगर टाओ कभी भी गाइस के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई किसी वजह से। मगर टाओ कहते हैं कि अब वो टाइम फाइनली आ चुका है कि मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी किसी भी हाल में। फिर लियो धीरे धीरे जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम एक साथ डंजन को पार कर सकते हैं, मगर लगता है तुम बिजी हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। टाओ मन में सोचते हैं कि डंजन डेट वो एंड वो लियो को हाँ कर देती है डंजन को खुद के साथ क्लियर करने के लिए। ये दोनों ही एक डंजन के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर टाओ बहुत से मॉन्स्टर को मारती है लियो को इम्प्रेस करने के लिए। मगर लियो तो सिर्फ आइटम को कलेक्ट करने में बिजी होता है और लियो टाओ की तरफ देखता भी नहीं है। लियो एंड टाओ के बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि टाओ अकेले ही एडवेंचर करती है क्योंकि उसे उसके टाइप का कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। फिर ये दोनों खाना खाते हैं तो टाओ से लियो पूछता है कि तुम क्यूआई का यूज करती हो फाइट में। फिर टाओ एंड लियो में काफी देर तक क्यूआई के बारे में बातें होती है जहाँ पर टाओ ये कहती है कि क्यूआई की मदद से तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। दूसरी तरफ लियो सांसें पे सांसें ले रहा होता है। टाओ कहते हैं कि तुम्हें क्यूआई कहीं मिले ना मिले मगर मेरे दिल में बहुत सारा है। क्यूआई देखती है कि लियो बहुत देर से सांसें ले रहा है एंड हमें ये पता चलता है कि लियो सांस ले लेकर ही क्यूआई को सीख रहा होता है एंड थोड़ी देर में ही लियो ब्रीदिंग स्टाइल भी सीख जाता है। टाओ लियो से कहती है कि मैं तुम्हें क्यूआई के बारे में सभी बातें सिखाऊंगी। तो लियो कहता है थैंक यू एंड लियो का ऐसा फेस देखकर टाओ का ऐसा रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ ग्रिम खुश होता है क्योंकि वो लॉयड के प्रिंस वाली लाइफ जी रहा था। फिर ग्रिम के पास सेल्फ आती है एंड सेल्फ को देखकर ग्रिम डर जाता है। दूसरी तरफ टाओ क्यूआई ब्लास्ट की मदद से एक मॉन्स्टर को मार देती है। फिर टाओ एंड लियो ट्रेजर के पास जाते हैं। ट्रेजर को देखकर लियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। टाओ ये सोच रही होती है कि मैं ऐसे ही इसके साथ रहूंगी तो मैं इसे एक ना एक दिन पक्का से पटा लूंगी। अब ये दोनों ही जब ट्रेजर को खोलते हैं तो वहाँ से एक खतरनाक अटैक आता है जिससे लियो टाओ को बचा लेता है एंड फिर ऐसा क्रिएचर बाहर आता है ट्रेजर के नीचे से। फिर टाओ कहती है कि लीच एंड लियो कहता है कि तो क्या ये है ट्रू बॉस। लीच को देखकर शुरू में टाओ डर जाती है एंड जब लियो टाओ से पूछता है कि लीच क्या है तो टाओ लीच कुछ भी नहीं है ऐसा बोलकर लियो पे अटैक करके लियो को डंजन से दूर कर देती है। इसके बाद लीच काफी सारे अटैक्स करता है टाओ पर जिससे टाओ भी बच जाती है। टाओ लीच के एक बैरियर अटैक को अपने किक से तोड़ देती है। साथ ही टाओ ये सोच रही होती है कि एक लीच इतने लो लेवल के डंजन में क्या कर रहा है। लीच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे एक ए रैंक एडवेंचरर भी आसानी से नहीं हरा सकता है। टाओ लीच से लड़ने का फैसला करती है ताकि लियो यहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ हम दो गोब्लिन मॉन्स्टर को देखते हैं जिनके तरफ लियो आ रहा होता है हवा में उड़ते हुए। उड़ते वक्त लियो ये सोच रहा होता है कि मुझे क्यूआई एंड डंजन के बारे में और ज्यादा जानना है, मगर लियो को यह समझ नहीं आता है कि टाओ ने क्यों उसे दूर किया है एंड लियो टाओ के पास जाए कि नहीं इसी बात को पूछने के लिए लियो ग्रिम से बात करने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि ग्रिम की हालत बहुत ज्यादा खराब होता है एंड इसलिए ग्रिम लॉयड से खुद की मदद करने के लिए आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम टाओ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। टाओ बहुत ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि वो लीच को नहीं हरा सकती है। टाओ ये सोच कर कि लियो डंजन से बाहर चला गया होगा वो खुद भी पीछे हटने लगती है कि तभी वो लीच कहता है ये क्यूआई था क्या। टाओ यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये लीच बोल रहा है। हमें पता चलता है कि ये लीच किसी के भी सोल को खा सकता है। सोल खाने के बाद लीच उस सोल की पावर्स एंड एबिलिटी का भी यूज कर सकता है। लीच बताता है कि टाओ खाने के लायक नहीं है मगर लीच लियो को खाना चाहता है क्योंकि लियो ने लीच के अटैक को डॉज किया था। टाओ कहती है कि तुम और लियो बिल्कुल ही अलग हो। साथ ही टाओ लियो से खुश भी होती है क्योंकि और लोग क्यूआई को एक नॉर्मल कुंफू के जैसा मानते हैं मगर लियो को क्यूआई बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसे वो अमेजिंग लगता है। फिर टाओ लीच पे अटैक कर देती है मगर लीच के बैरियर की वजह से टाओ का अटैक फेल हो जाता है मगर फिर भी टाओ लीच के बैरियर पे अटैक करती रहती है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि टाओ 5 साल की एज से ही क्यूआई पे वर्क कर रही है। अपने बारे में कुछ देर और बात करने के बाद टाओ अपने एक पावरफुल अटैक से लीच के बैरियर को तोड़ देती है। बैरियर तोड़ने के बाद टाओ के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होती है, वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। टाओ की इस हालत को देखकर लीच टाओ का मजाक उड़ाता है। साथ ही ये भी कह देता है कि तुम्हारी जिंदगी तो मीनिंगलेस है। फिर लीच टाओ पर अटैक कर देता है। वो अटैक टाओ को लग जाता है। हमें लगता है कि टाओ मर गई है मगर तभी लीच के उस अटैक को लियो तोड़ देता है। फिर लीच से लड़ने का फैसला लियो कर लेता है टाओ को बचाने के लिए थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। वही दूसरी तरफ टाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ये बैरियर कहाँ से आया एंड लियो यहाँ पर क्या कर रहा है मगर लियो का ऐसा फेस देखकर टाओ कुछ भी नहीं कहती है। फिर एक तरफ लीच अपना स्पेल पढ़ता है दूसरी तरफ लियो भी एक स्पेल की मदद से
बैरियर के बाहर चला जाता है बिना बैरियर को तोड़े। एंड अभी जो लियो ने किया है उसे देखकर लीच हैरान होता है। साथ ही दूसरी तरफ लियो क्यूआई यूज करने का भी तैयारी करता है। एक तरफ लियो सोच रहा होता है तो दूसरी तरफ लीच लियो पे अटैक करता है, मगर लियो अपने बैरियर की मदद से बच जाता है। लियो कंबाइन करना चाहता था क्यूआई एंड सोर्सरी को, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ लीच के लगातार अटैक्स के बाद भी लियो का बैरियर नहीं टूट रहा होता है, तो इस पे लीच सोचता है कि ये कैसा बैरियर है। फिर लियो बहुत सारे एयर को इनहेल करने लगता है एंड एक स्पेल की मदद से अपने अंदर एयर को कुछ इस तरह से बना देता है। एंड इसके बाद लियो लगातार बहुत सारे एयर को इनहेल करने लगता है। लियो को ऐसा करता देखकर लीच को लगता है कि लियो डरकर भाग रहा है। लियो अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ जा रहा होता है तो लीच लियो पर बहुत सारे अटैक करता है, मगर लीच के अटैक्स लियो के बैरियर का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पर्टिकुलर टाइम पर जब लियो अपने क्यूआई का यूज करता है तो उसका बैरियर क्यूआई को रोक देता है, जिसकी वजह से लियो बैरियर को ही हटा देता है। दूसरी तरफ लीच को लगता है कि उसने अपने अटैक से लियो के बैरियर को तोड़ दिया है। फिर लीच हंसकर बहुत सारे अटैक्स करने लगता है लियो पर, मगर लियो बहुत सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा होता है। लीच के अटैक को डॉज करने के साथ ही लियो माना एंड क्यूआई को कंबाइन भी कर लेता है। फिर लियो हंसकर अपने कंबाइंड हुए क्यूआई की मदद से लीच के अटैक को फेल कर देता है, मगर अपने टारगेट तक ना पहुंच पाने की वजह से लियो खुद को बहुत ज्यादा बेकार मानता है। फिर लियो अपने क्यूआई के उस अटैक को और भी ज्यादा पतला करके तेजी से हमला करता है। दूसरी तरफ लीच भी अटैक करता है एंड इन दोनों के अटैक एक दूसरे में टकरा कर खत्म हो जाते हैं। एंड इस अटैक का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। इसी बीच लियो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे और फन चाहिए, कम ऑन मुझे और फन दो। दूसरी तरफ लीच लियो के इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, साथ ही वो समझ नहीं पा रहा होता है कि लियो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। एंड फिर एक टाइम पे आकर लियो अपने अटैक से लीच के सभी अटैक को डॉज करने के साथ ही उसे थोड़ा सा डैमेज भी कर देता है। एंड फिर लियो अपने अटैक को और भी ज्यादा पतला एंड और भी ज्यादा खतरनाक बनाकर जब लीच पर अटैक करता है तो लीच अपने बैरियर में होने के बाद भी उस अटैक से नहीं बच पाता है एंड लीच के बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं एंड वो मारा जाता है। लीच को हराकर लियो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड फिर जब वो दोनों चेस्ट की तरफ जाते हैं तो चेस्ट के अंदर वो देखते हैं एक छोटे से नाइफ को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। हालांकि टाउ से बात कर लियो उस नाइफ को रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेजर चेस्ट जमीन के अंदर जा रहा होता है। चेस्ट को ऐसा करता देखकर लियो पूछता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो टाउ बताती है कि किसी भी डंजन के अंदर अगर उसका मेन बॉस मारा जाता है एंड चेस्ट क्लेम हो जाता है तो चेस्ट जमीन के अंदर चला जाता है। फिर लियो समझ जाता है कि ट्रेजर चेस्ट ही डंजन का मेन कोर है एंड इसीलिए जमीन के अंदर नहीं जाने देता है, उसे बाहर निकालने लगता है। एंड फिर लियो चेस्ट को जमीन के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से डंजन पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। हाँ, मगर लियो एंड टाउ सेफली डंजन के बाहर आ जाते हैं। फिर टाउ लियो से पूछती है कि तुमने क्यूआई का यूज क्यों किया अपने नॉर्मल मैजिक के अलावा, क्या तुम मुझे बचाना चाहते थे उस लीच से? टाउ ये बातें शर्माते हुए पूछती है, मगर लियो खड़ा होकर बोलता है कि मुझे बस ये फन लगा इसलिए मैंने क्यूआई का यूज किया। फिर लियो ये चिल्लाकर बताता है कि उसे याद आ गया है कि उसे तो वापस से जाना है, वो भी जल्दी। इसलिए लियो फटाफट से उड़कर वहाँ से जाने लगता है। एंड इस पे टाउ भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगी। ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम किसी दिन पक्का से मिलेंगे। एंड फिर ये दोनों ही अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। जाते वक्त टाउ ये सोचती है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी एंड एक दिन लियो को अपने तरफ रिझाऊंगी। हाँ, मगर टाउ इस बात से नाखुश होती है कि वो लियो से कॉन्टेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई एंड अभी वो लोग कैसे भी करके कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ लोई फटाफट से उड़ते हुए कैसल के अंदर आ जाता है। वो ग्रीम के बारे में पूछता है कि ग्रीम कहाँ हो तुम, क्या तुम ठीक हो? एंड हम ग्रीम को देखते हैं लेटा हुआ, जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ग्रीम से हमें पता चलता है कि शॉर्ट फाइटिंग के वक्त सैल्फा ने ग्रीम की बहुत ज्यादा पिटाई की थी, क्योंकि ग्रीम लॉयड के जैसा नहीं लड़ पा रहा था सैल्फा से। एंड इसलिए ग्रीम रोते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, मैं भले ही डीमन हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया वहाँ पर। एंड फिर से हमें बैक स्टेज स्किट को दिखाया जाता है। बैक स्टेज के स्किट में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड एक छोटे से थैले के अंदर बहुत सारे सामान भरता है एंड सरप्राइजिंगली वो सभी सामान थैले के अंदर समा भी जाते हैं। फिर हमें उसी थैले के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि वो थैला स्प्लिट क्लास स्पेल डोमेन मैग्निफिकेशन का यूज करके बनाया गया है, जिसकी मदद से वो थैला बिल्कुल डोरेमोन के पॉकेट के जैसा ही काम करता है, यानी कि वो थैले के अंदर 4th डायमेंशन है एंड इसी वजह से उसके अंदर बहुत सारे सामान आसानी से समा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बहुत सारे सामान जो भी वो लाया था उसे निकालता है, तो उसे पता चलता है कि इसमें से ज्यादातर सामान तो बेकार कचरे हैं। एंड यहीं पर बैक स्टेज स्किट खत्म हो जाता है। अब जो चाकू लॉर्ड लाया था उसे देखकर ग्रीम कहता है तो तुम्हें ये मिला है। इस पे लॉर्ड माफी भी मांगता है क्योंकि वो चाकू बेकार था, मगर हमें पता चलता है कि लॉर्ड एक गर्म पानी के अंदर जब उस चाकू को उबालता है तो उसमें से एक स्पेल बाहर आता है और इस स्पेल की मदद से किसी भी वेपन के पावर को बढ़ाया जा सकता है एंड इसलिए ये यूज भी होता है। हमें पता चलता है कि चाकू के ऊपर रेनफोर्स स्ट्रेंथ का यूज हुआ है स्पेल एंड इसी स्पेल के रिलेटेड लॉर्ड एंड ग्रीम रिसर्च करने का सोचते हैं, मगर लॉर्ड कहता है कि इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो माना चाकू पे यूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड इसीलिए लॉर्ड अपने मैजिक की मदद से ये पता लगा लेता है कि ये माना किस मटेरियल से बना है एंड वो मटेरियल होते हैं ऑयल, सिल्वर एंड हेमेटाइट, जहाँ पर ऑयल एंड सिल्वर तो बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाता है मगर हेमेटाइट थोड़ा सा रेयर होता है। अब हमें पता चलता है कि वो हेमेटाइट
तो रेयर है, मगर लॉयड के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि जो बक्सा उठा के लाया था वहाँ से वो एक तरह से हेमाटाइट से ही बनता है एंड लॉयड चाहे तो उसमें से हेमाटाइट बहुत सारा निकाल सकता है। एंड फिर इसके बाद लॉयड अपने पापा जी से बहुत सारे सिल्वर के कॉइन ले लेता है। अब लॉयड के पापा ये सोचकर खुश हो रहे थे कि लॉयड तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, पता नहीं वो क्या ही यूज करेगा अपने इस मनी का। फिर लॉयड एक दरवाजे को बंद करता है, दरवाजे पे लिखा होता है कि अंदर मत आना। डोर के अंदर लॉयड बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स एंड फायर को मिलाकर अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम लॉयड को सेल्फा के साथ लड़ते हुए देखते हैं शॉर्ट फाइटिंग में एंड इस बार लॉयड बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है एंड साथ ही लॉयड कुछ मैजिक ट्रिक का यूज भी करता है जिससे सेल्फा को भी थोड़ा सा परेशानी होता है, मगर एक टाइम पर आकर लॉयड सेल्फा को नहीं ढूंढ पाता है क्योंकि सेल्फा तो लॉयड के उसी मैजिक के नीचे ही खड़ी होती है एंड इसी बात का फायदा उठाकर सेल्फा लॉयड को हरा देती है एंड लॉयड आसमान से सीधा सेल्फा की गोदी में गिरता है। शॉर्ट फाइटिंग एक शर्त पर रखी गई थी कि अगर लॉयड जीता है तो लॉयड को ढेर सारा ऑयल मिलेगा, मगर अब क्योंकि लॉयड हार गया था तो उसे नहीं मिलना चाहिए था, मगर फिर भी सेल्फा लॉयड को ढेर सारा ऑयल देती है। सेल्फा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस ऑयल से क्योंकि सेल्फा तो खुश थी कि लॉयड वापस से फाइनली ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ ग्रिम सेल्फा को देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि ये सेल्फा तो मॉन्स्टर है क्योंकि इसके सामने जब मैं नहीं टिक पाया एंड लॉयड भी नहीं टिक पाता है तो कौन ही टिक पाएगा। फिर इसके बाद सेल्फा मन में ये सोचने लगती है कि 10 साल के एज में लॉयड इतना अच्छा है तलवारबाजी में, तो वो जब जवान होगा तो वो तो सबकी फाड़ देगा, बहुत ही अच्छा तलवारबाज एंड एक नाइट बनेगा। फिर इसके बाद लॉयड वहाँ से जाने लगता है एंड सेल्फा भी बाई कहती है लॉयड को कि अच्छे से कुकिंग करना। फिर हम वापस उस बंद हुए दरवाजे को देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि जिस किसी को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो बेशक अंदर आ सकता है एंड दरवाजे के अंदर लॉयड एंड ग्रिम सिल्वर पल्स ऑयल एंड पल्स हेमाटाइट का यूज कर रहे होते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट में एंड फिर इसके बाद लॉयड एल्बर्ट के पास आ जाता है एंड एल्बर्ट से कहता है कि मुझे ढेर सारा हथियार चाहिए। इस बात को सुनकर अल्बर्ट हंसते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरा छोटा भाई कुछ क्यूट सी चीज मांगेगा एंड फिर अल्बर्ट अपनी सभी नाइट को कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे भाई की इस इच्छा को पूरी करने में। फिर सभी नाइट बहुत सारे तलवारों को बाहर निकालते हैं लॉयड को देने के लिए। हालांकि कोई भी नाइट खुश नहीं होता है अपनी तलवार लॉयड को देने में। सभी नाइट खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि ये सभी नाइट मान रहे थे कि लॉयड जो कि सिर्फ 10 साल का बच्चा है वो वेपन के पावर इंक्रीज करने वाले स्पेल का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि उस स्पेल को बड़े बड़े मैजिशियन भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा। हालांकि इन सभी बात को कोपचे में ग्रिम सुन रहा होता है एंड ग्रिम इन सभी बातों को सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। फिर हम ग्रिम को गुस्से में ये कहते हुए देखते हैं कि हम उन्हें दिखा देंगे कि वेपन कैसे बनता है, वो भी उस जगह पर जहाँ पर वेपन तैयार होने वाला है। इसके बाद लॉर्ड बहुत सारे लेयर के स्पेल्स तलवारों पर लिखने लगता है जिसकी वजह से बहुत से तलवार एक एक करके टूटने लगते हैं। अब ऐसे ही तलवारों को अच्छे से बनाने के चक्कर में दिन से रात हो जाती है, रात से फिर से दिन हो जाता है एंड फिर पूरे 120 तलवारों में से सिर्फ 50 ही तलवार ऐसे होते हैं जो कि अच्छे खासे हालत में होते हैं एंड बाकी 70 तलवारों को तोड़ने के लिए लॉर्ड माफी भी मांगता है अपने बड़े भाई यानी कि अल्बर्ट से। हमें ये पता चलता है कि लॉर्ड लगभग 80 तलवारों को तैयार कर चुका होता है, मगर लॉर्ड उन तैयार हुए तलवारों में फिर से स्पेल ऐड करने लगता है जिसकी वजह से 50 ही तलवार बच पाते हैं। लॉर्ड के इस कारनामे पे अल्बर्ट को लगता है कि लॉर्ड मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गॉड गिफ्टेड है। अब सभी नाइट में से एक को लगता है कि शायद से लॉर्ड ठीक कह रहा है, मगर एक कहता है कि नहीं वो बच्चा है तो वो झूठ बोल रहा है एंड ऐसा कहकर जब वो नाइट उस तलवार को अपने म्यान में रखता है तो उसका म्यान ही बीच से कट जाता है। फिर इसके बाद अल्बर्ट अपने तलवार को देखता है एंड लॉर्ड कहता है कि मैं इन तलवारों को चेक करना चाहूंगा, तो क्या हम इनका एक्शन करवा सकते हैं। तो अल्बर्ट कहता है ठीक है तो फिर चलो हमारे साथ हंटिंग पे, वैसे भी पापा ने रिक्वेस्ट किया है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फा के 2 जिम्मेदारियों का मजा एक तरह से लॉर्ड उठाता है एंड हम ये भी जानेंगे कि कैसे सेल्फा एक बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर से सभी की जान बचाती है। अल्बर्ट, सेल्फा एंड लॉर्ड हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं एंड इस वक्त लॉर्ड सो रहा होता है। हम कैसल के बाहर कुछ लोगों को खेती करते हुए भी देखते हैं एंड थोड़ी देर बाद ही लॉर्ड एंड ग्रिम उठ जाते हैं। साथ ही बाहर के नजारों को देखकर लॉर्ड खुश हो रहा होता है। इसके बाद लॉर्ड सेल्फा से पूछता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है, तो सेल्फा बताती है कि मॉन्स्टर ज्यादातर अपेयर नहीं होते हैं, वो छुप कर ही रहते हैं मगर अटैक वो करते हैं। साथ ही सेल्फा देखती है कि लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि लॉर्ड काफी दिनों के बाद कैसल से बाहर आया है एंड एक प्रिंस को कैसल से बाहर घूमने आना अलाउड नहीं होता है। लॉर्ड इसलिए भी खुश हो रहा था क्योंकि आज वो चेक करने वाला है कि उसके स्वॉर्ड कैसे हैं। इसके बाद अल्बर्ट एंड सेल्फा में कुछ देर बात होती है जहाँ पर सेल्फा अल्बर्ट को थैंक यू कहती है क्योंकि अल्बर्ट ने अलाउ किया है सेल्फा को उनके साथ आने के लिए। इसके बाद अल्बर्ट सेल्फा को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो लॉर्ड की, क्या तुम उसके मेंटर से कुछ आगे बढ़ना चाहती हो, आई मीन क्या तुम उसे लव करती हो। एंड इस बात को सुनकर सेल्फा तलवार निकालती है जिसके वजह से अल्बर्ट डरते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मगर सेल्फा ने तलवार अल्बर्ट के लिए नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के लिए निकाले हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक होता है। फिर सोल्जर में से एक सोल्जर कहता है कि हमें प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है तो इन मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करो। मॉन्स्टर्स को देखकर लॉर्ड कहता है कि कितने डरावने हैं ये। लॉर्ड को देखकर ग्रिम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर्स आ रहे थे। हमें पता चलता है कि लॉर्ड क्यूआई की मदद से स्पेक्ट्रल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से इन मॉन्स्टर का पता लगा चुका होता है पहले ही। दूसरी तरफ ग्रिम इस बात से घबरा रहा था एंड शॉक में था कि लॉर्ड 24/7 इस एबिलिटी का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला था कि वो सोल्जर अटैक करता है एंड अपने एक अटैक के वार से उस मॉन्स्टर के बॉडी को बीच से ही काट देता है एंड यहाँ पर मॉन्स्टर एंड सोल्जर के साथ ही किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। हालांकि लॉर्ड एंड अल्बर्ट खुश होते हैं। फिर सोल्जर्स बहुत सारे मॉन्स्टर को एक तलवार के वार से ही खत्म कर देते हैं। साथ ही लॉर्ड खुश था क्योंकि उसका स्पेल काम कर रहा है। अल्बर्ट सभी से कहता है कि देखो ये सभी पावर्स मेरे भाई की दी हुई है
एंड फिर अल्बर्ट लॉयड की तारीफ करने लगता है, उसे यह कहते हुए कि तुम तो एक जीनियस हो और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है। लॉयड भी कहता है कि थैंक यू। दूसरी तरफ सैल्फा भी कहती है कि आपने सही कहा, लॉयड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड सैल्फा ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है, मगर लॉयड कहता है कि 1 मिनट, मैंने तुम्हारे तलवार को तो स्पेल से अपग्रेड किया ही नहीं था। फिर एक मॉन्स्टर लॉयड एंड अल्बर्ट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टाओ आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है अपने लात से। फिर टाओ कहती है कि मैंने सेंस किया था एक हॉट नहीं, मैंने मतलब है कि कुछ अजीब क्रिएचर्स को। एडवेंचरर टाओ आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। टाओ को देखकर लॉयड टाओ चिल्लाता है, तो टाओ लॉयड की आवाज सुनकर उसके पीछे देखती है, तो लॉयड अपना मुंह बंद कर ऐसा जताता है कि उसने कुछ बोला ही नहीं है। लॉयड ये बात भूल चुका था कि वो अभी लियो नहीं बल्कि लॉयड है। अब क्योंकि लॉयड कीवाई का यूज करा है तो इसलिए टाओ को लगता है कि लॉयड नहीं बल्कि शायद से लियो है। लॉयड की ब्रीदिंग एंड उसका फेस भी टाओ को काफी हद तक लियो के जैसा लगता है। इस बात को सुनकर लॉयड डर जाता है कि तभी एक मॉन्स्टर इन दोनों के पीछे होता है एंड उसे कोई काट देता है। मॉन्स्टर को मारा होता है सैल्फा ने एंड सैल्फा टाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद की प्रशंसा करती हूँ, मगर हमारा काम और मत बढ़ाओ और प्रिंस लॉयड को बिना सोचे समझे छुओ मत। इसके जवाब में टाओ भी कहती है कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे किससे बात करना है एंड किससे नहीं, एंड मेरे कीवाई को कम मत समझना। एंड फिर ये दोनों ही एक दूसरे को अपोनेंट की नजर से देखने लगती है। इन दोनों को लड़ने से एल्बर्ट रोक देता है, साथ ही टाओ को इनवाइट करता है लेक पर उनके साथ जाने के लिए। लेक पर पहुंचने के बाद टाओ को अल्बर्ट थैंक यू कहता है, ये कहते हुए कि हम तुम्हारी वजह से ही लेक पर आ चुके हैं। अल्बर्ट टाओ से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम अल्बर्ट है एंड मैं सेकंड प्रिंस हूँ सोलुम किंगडम का। टाओ घबराते हुए अपनी सभी बेवकूफी के लिए माफी मांगने लगती है, क्योंकि टाओ को ये पता चल गया था कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एक प्रिंस है। अंदर ही अंदर टाओ को अल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा होता है, बट टाओ अंदर ही अंदर सोचती है कि इसकी हाइट भले ही लियो जैसी है, मगर जिस प्रेजेंस को फील करके मैं यहाँ पर आई थी वो इससे तो नहीं आ रही है। इसके बाद अल्बर्ट टाओ से पूछता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो जो कि मेरे जैसा दिखता है। टाओ कहते हैं कि हाँ। एंड वेल तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। हम लॉयड को देखते हैं एक टेंट के पीछे छुपे हुए, वो भी टाओ से। यहीं पर ग्रीम लॉयड से कहता है कि तुम अपनी कीवाई की ब्रीथिंग को इस तरह मत रोको, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि टाओ को शक हो जाए। फिर लॉयड मॉन्स्टर एंड टाओ से बचने के लिए अपने टेंट के अंदर जाता है। इंपॉर्टेंट नोटिस गाय, अगर ग्रुप में इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी से इस वीडियो को बंद करके कोपचे में चले जाओ, क्योंकि टेंट के अंदर हम सैल्फा को पूरी तरह से न्यूड हालत में देखते हैं एंड सैल्फा के 2 बड़े जिम्मेदारियों के ऊपर लॉयड का फेस होता है। सैल्फा से लॉयड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैल्फा बताती है कि क्योंकि मेरे कपड़े खूनों से लथपथ है तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। लॉयड कहता है कि मेरा मतलब यह है कि तुम मेरे टेंट में क्यों चेंज कर रही हो। इस पर सैल्फा बताती है कि क्योंकि हम आज एक साथ सोने वाले हैं, वो भी इस टेंट में। सैल्फा इस टेंट में इसलिए सो रही है क्योंकि बाहर भले ही सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉयड को, मगर अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ सैल्फा ही है। मगर लॉयड मना कर देता है सैल्फा के साथ सोने से, क्योंकि उसे नहीं सोना था। तो सैल्फा लॉयड को इस तरह से अपने टांगों के बीच में दबा कर कहती है कि बाहर भले ही मॉन्स्टर है मगर अंदर कैट भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड यहाँ पर टाओ अंदर आती है सोचते हुए कि उसने लॉयड के प्रेजेंस को फील किया है, वो भी यहाँ पर। एंड हमें पता चलता है कि सैल्फा जिस कैट के बारे में बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि टाओ ही है। एंड टाओ जब अंदर आती है तो वो सैल्फा को इस पोजीशन में देखकर कहती है कि व्हाट द हेक, तुम क्या कर रही हो। तो उस वक्त टाओ के ऊपर एक चाकू से सैल्फा हमला करती है एंड बाहर आते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी एक इडियट की प्रेजेंस को फील किया। इस पे टाओ कहती है कि तुम इडियट किसको कह रही हो, ठरकी मेड। एंड ये दोनों ही निबियो के जैसे लॉयड के लिए लड़ने लगती है। हालांकि लॉयड चुपके से निकल रहा होता है। साथ ही हम सभी सोल्जर्स को शर्माते हुए चीयर करते हुए देखते हैं। लॉयड जाते हुए सोच रहा था ये तो महल के लाइफ से भी बेकार है। लॉयड को देखकर एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि लॉयड तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने अभी किसी का दिल तोड़ा है। लॉयड कहता है कि मजाक मत करो। एल्बर्ट कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सैल्फा जब तुम्हें असाइन की गई थी वो उस वक्त से हाल के वक्त में काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है सिर्फ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ सैल्फा एंड टाओ अभी लड़ रहे होते हैं। एंड एक तरफ लॉयड से एल्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि सैल्फा तुम्हें एक मैन यानी कि मर्द के तौर पर देखती है, हालांकि लॉयड अभी बच्चा ही है। ग्रीम लॉयड से कहता है तुम तो पॉपुलर हो गए। फिर एल्बर्ट घबराते हुए कहता है कि जब बात रिलेशनशिप की हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि एल्बर्ट पहले ही अपना कटवा कर बैठा हुआ है। फिर सभी सोल्जर चीयर कर रहे होते हैं, तभी ये दोनों लड़कियां सोल्जर पर देखते हैं तो सभी सोल्जर घबरा जाते हैं। फिर हम सोल्जर्स का ऐसा हाल देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई बैठकर कह रहे होते हैं कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती है। लॉयड कहता है बिल्कुल सही। फिर इसके बाद सैल्फा अपने कपड़े पहन लेती है। टाओ से हमें पता चलता है कि यहाँ के एक पहाड़ पर एक मॉन्स्टर रहता है। सैल्फा कहते हैं तो जाओ ना फिर। इस बात को सुनकर टाओ गुस्सा हो जाती है। तभी एल्बर्ट आते हुए कहता है कि हम टाओ को वहाँ पर अकेला नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। लॉयड टाओ को सभी के साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करके टाओ सभी की मदद कर सकती है। तभी लॉयड एक तरफ देखता है एंड उसी तरफ एक मॉन्स्टर होता है जो अटैक करता है, मगर टाओ सभी को उस मॉन्स्टर से बचा लेती है। एंड इस मॉन्स्टर को देखकर लॉयड एक्साइटेड हो जाता है। फिर हमें बैक स्किट को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड एक तलवार के ऊपर स्पेल लिख रहा होता है एंड बहुत सारे स्पेल लिखने के बाद से वो तलवार वहीं पर टूट जाता है। इसके बाद लॉयड का डुप्लीकेट अल्बर्ट की तलवार लाता है। अब क्योंकि ये तलवार अल्बर्ट की है तो इसलिए ग्रीम उस तलवार पर एक्सपेरिमेंट ना करने के लिए कहकर उसे ले जाता है, मगर लॉयड उस तलवार को ले लेता है। एंड फिर लॉयड बहुत सारे स्पेल लिखने लगता है तलवार पर, जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होता है, मगर वो तलवार नहीं टूटता है। अंत तक लॉयड बहुत सारे स्पेल उस तलवार के ऊपर लिखकर उस तलवार को रेडी कर लेता है। एंड इस तरह से बैक स्टेज स्किट खत्म
खत्म होता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सभी पे हमला कर रहा होता है एंड लॉर्ड सल्फा के पीछे छुपा हुआ होता है। वो मॉन्स्टर एक सोल्जर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टाओ अपने हमले से उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है। इसके बाद अल्बर्ट सभी लोगों को उस वेयरवुल्फ से बचाने के लिए अपने मैजिक की मदद से इन्फर्नल फायरबॉल का हमला करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, वो भी एक ही अटैक में। सभी लोग अल्बर्ट की तारीफ करते हैं तो अल्बर्ट बताता है कि मेरा पावर इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं है, ये सब लॉर्ड की स्पेल की वजह से है। इसलिए अल्बर्ट लॉर्ड को थैंक यू कहता है। इसके बाद ग्रीम सर नीचे करके घबराते हुए कहता है कि मुझे याद आ गया है कि लॉर्ड, वो जो मॉन्स्टर उस पहाड़ के ऊपर है वो हमेशा ही कैद रहता है, मगर शायद अभी नहीं है। अल्बर्ट ने जिस मॉन्स्टर को हराया था वो मॉन्स्टर ठीक हो जाता है एंड उस मॉन्स्टर के मुंह से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है। बाहर आते हुए वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्किन को डैमेज करने की। एंड इस डीमन का नाम पाजुजू है। फिर इसके बाद पाजुजू बहुत सारे मॉन्स्टर को हमला करने के लिए कह देता है इन सभी लोगों पर। अल्बर्ट एक मॉन्स्टर पे हमला करता है तो वो मॉन्स्टर जल्दी ही हील कर लेता है एंड वो मॉन्स्टर अल्बर्ट पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टावा आकर अल्बर्ट को बचा लेती है एंड उस मॉन्स्टर को एक लात मारती है। फिर इसके बाद एक तरफ लॉर्ड ग्रीम से ये पूछता है कि तुम पाजुजू को जानते हो क्या, क्योंकि तुम भी तो एक मॉन्स्टर हो एंड पाजुजू कैसे सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। ग्रीम कहता है कि मैं पाजुजू को नहीं जानता हूँ, मगर मैं माना ट्रांसमिशन को देख सकता हूँ। पाजुजू बेसिकली सभी मॉन्स्टर को माना की मदद से कंट्रोल कर रहा है एंड सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें पाजुजू को सबसे पहले मारना होगा। इसके बाद लॉर्ड ग्रीम को अपने शरीर से बाहर निकालता है एंड कहता है कि मुझे माना ट्रांसमिशन के बारे में सिखाओ। ग्रीम कहता है कि अभी, एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ टाओ एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है एंड सल्फा कहते हैं कि अरे जल्दी हराओ इसे। ग्रीम लॉर्ड को बताता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, हमें लड़ना चाहिए, मगर लॉर्ड कहता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पहले तुम मैजिक सिखाओ। फिर इसके बाद पाजुजू सभी का मजाक उड़ाने लगता है एंड सल्फा को कहता है कि अरे ये तो एक डरपोक बच्चे की देखभाल कर रही है, अरे उस बच्चे ने गलती से पैंट में मुंह तो नहीं दिया, बेचारी लड़की। फिर सल्फा अपनी नजर दूसरी तरफ करती है एंड टाओ एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस को फील करती है एंड ये प्रेजेंस सल्फा से आ रही होती है। फिर सल्फा लॉर्ड से दूर जाने का परमिशन मांगती है तो लॉर्ड हाँ कह देता है। फिर सल्फा को वेलकम करता है पाजुजू, यह कहते हुए कि मेरे पास आओ, मगर सल्फा पाजुजू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है एंड क्योंकि पाजुजू की स्मेल बहुत ज्यादा खराब है एंड इससे लॉर्ड को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए सल्फा पाजुजू को खत्म करने का फैसला करती है। फिर पाजुजू सभी का सल्फा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग पागल हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे मॉन्स्टर कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, आखिरकार मैं उन्हें माना दे रहा हूँ एंड मेरा माना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि डीमंस तो माना से अलग होकर बनते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ सल्फा अपने मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी हुई थी एंड वो कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर पाजुजू सल्फा पे अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि सल्फा एक झटके में ही पाजुजू के चारों टांगों को काट देती है। फिर जब पाजुजू अपने मॉन्स्टर को हिट करता है तो हम देखते हैं कि बाकी मॉन्स्टर कमजोर हो जाते हैं एंड इस बात को अल्बर्ट भी नोटिस करके समझ जाता है। फिर अल्बर्ट सल्फा से कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ लड़ती रहो, हम यहाँ पर संभाल लेते हैं। एंड इन सभी मारकाट से दूर ग्रीम लॉर्ड को माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सिखा रहा होता है। एक तरफ ग्रीम समझा ही रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, दूसरी तरफ लॉर्ड माना ट्रांसम्यूटेशन को सीख भी लेता है। ये दोनों लॉर्ड के बनाए हुए फूल का सुगंध लेते हैं तो इनके ऊपर से सल्फा पाजुजू पर हमला करके उसे मार रही होती है। फिर सल्फा एक सोल्जर से उसका स्वॉर्ड भी मांग लेती है एंड अब सल्फा के पास दो स्वॉर्ड्स हैं एंड दूसरी तरफ पाजुजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेड है क्या चीज। एंड एक तरफ सल्फा सोल्जर के स्वॉर्ड पर लॉर्ड के द्वारा लिखे हुए स्पेल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है एंड वो खुशी के मारे रोने तक लगती है एंड सल्फा का रोता हुआ देखकर पाजुजू यह डिसाइड करता है कि मैं उस बच्चे को मार दूंगा जिसे ये प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर पाजुजू तेजी से सल्फा के आसपास गोल गोल घूमने लगता है एंड सल्फा सीरियस फेस के साथ उसे देखती है। फिर पाजुजू एक झटके में ही सल्फा को खा लेता है एंड वो कहता है कि कितनी कमजोर थी ये, मुझे पता ही है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, मगर सल्फा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से तलवार बाहर निकालती है एंड धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर को चीरते हुए पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देती है। सल्फा ऊपर जाते हुए कहती है कि हाउस ऑफ लैंग्वेज डुअल ब्लेड क्राफ्ट ट्विन ड्रैगन राइजिंग। फिर सल्फा पाजुजू पर डाइविंग फ्लो से अटैक करती है एंड जब पाजुजू अपने कटे हुए बॉडी के हिस्से को लेने वाला होता है कि तभी सल्फा पाजुजू के मुंह एंड आंख में तलवार घुसा देती है एंड फिर डबल टाइगर ब्लो से पाजुजू के अपर बॉडी को पूरी तरह से काट कर पाजुजू को उस बॉडी से बाहर निकाल देती है एंड सल्फा के इस रूप को देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं इंक्लूडिंग मॉन्स्टर्स। फिर लॉर्ड कहता है कि यह है सल्फा जब वो सीरियस होती है। फिर सल्फा पाजुजू से कहती है कि तुम तो बेकार निकले, तुम्हारे पास ना दम है ना पावर है ना बॉडी एंड तुम उसे मारने चले थे, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो बस उसके द्वारा बनाई हुई ब्लेड से अपनी मौत का स्वाद चखने के अलावा। हम सल्फा को देखते हैं जो कि पाजुजू पर तलवार ताने खड़ी थी। हमें लग रहा था कि पाजुजू हार गया है, मगर तभी पाजुजू एक अलग ही गैस को रिलीज करता है अपने मुंह से, जिसकी वजह से सल्फा वहीं पर गिर जाती है। साथ ही वो बाकी लोग भी जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे वो भी बेहोश हो जाते हैं। हालांकि टाओ किसी तरह से बच जाती है। पाजुजू एक नए फॉर्म में आ जाता है जिसका यूज वो 100 साल के बाद कर रहा है। पाजुजू सल्फा पे अटैक करके उसे लेक में फेंक देता है। वहीं पर लेटा हुआ अल्बर्ट इन सभी को देखकर बेहोश हो जाता है उस गैस की वजह से। पाजुजू फिर सल्फा के पास जाता है। सल्फा पाजुजू का मजाक उड़ाती है तो पाजुजू इस बात को सुनकर सल्फा पर अटैक करता है, मगर तभी टाओ पाजुजू के अटैक को रोक देती है। सल्फा की हालत खराब होने के बाद भी सल्फा टाओ को खुद को ना बचाकर प्रिंस लॉर्ड को बचाने के लिए कहती है। पाजुजू सल्फा की तारीफ करता है क्योंकि बाकी लोग सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर ही
पाचुजू के इस गैस के शिकार हो गए थे, मगर साल्फा काफी देर तक लड़ती रही। साथ ही पाचुजू ये नहीं समझ पा रहा था कि टाओ क्यों पाचुजू के गैस का शिकार अभी तक नहीं बनी है। पाचुजू के इस बात के बीच में ही टाओ पाचुजू पर एक किक मारती है, मगर तभी पाचुजू भी टाओ के उसी किक को पकड़ के उस पर अटैक कर देता है। फिर पाचुजू को यह पता चलता है कि टाओ अभी इसलिए बची है क्योंकि वो अलग तरह से सांस ले रही है, जिसकी वजह से पाचुजू का माना वो इनहेल नहीं कर पा रही है। मगर इसी बीच टाओ का भी सांस लेने का रिदम बिगड़ चुका होता है। अब क्योंकि टाओ बचने के बाद भी यहीं पर थी, तो इस पे पाचुजू को लगता है कि वो शायद से पाचुजू के साथ रहना चाहती है। इस बात को सुनकर टाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड एक बहुत ही खतरनाक हमले को पाचुजू पर कर देती है, क्योंकि टाओ को तो सिर्फ हॉट लड़के पसंद है, ना कि पाचुजू जैसे अगली मॉन्स्टर। हमले के बाद टाओ ये फैसला करती है कि वो जल्दी से ब्रीदिंग करेगी, नहीं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस सकती है। मगर तभी एक मॉन्स्टर टाओ को अपने मुंह में रख लेता है और हमें पता चलता है कि जो भी मॉन्स्टर मरे थे वो एक एक करके अब रिवाइव हो चुके हैं। हॉटी वाली बात को सुनकर पाचुजू कहता है कि तुम किस हॉटी के बारे में बात कर रही हो, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी तो बेहोश हो चुके थे। इसके बाद पाचुजू अपने और पावर्स को रिलीज करता है एंड टाओ को खुद के साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। टाओ ये बताती है कि वो उसे फील कर पा रही है, वो उसके स्मेल को फील कर पा रही है इस गंदे से हवा में भी। एंड यहाँ पर बात लियो की हो रही है। टाओ के इन सभी बातों को सुनकर पाचुजू कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। टाओ बताती है कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो कि तुम्हारे ऐस पर लात मारेगा। टाओ के इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर टाओ को निगल लेता है एंड पाचुजू ऐसा कहता है। फिर पाचुजू टाओ के बारे में ये बताता है कि टाओ बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि टाओ ने पाचुजू के पावर को नहीं समझा है। पाचुजू फिर साल्फा को ऊपर लाकर उसे पनिश करने का फैसला करता है, क्योंकि साल्फा ने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की थी पाचुजू के लिए। एंड वहीं पर हम लॉयड एंड ग्रीम को मैजिक का यूज करके पानी के ऊपर खड़े हुए देखते हैं। पाचुजू ये बताता है कि वो अपने माना से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है एंड ऐसा ही कंट्रोल करके वो साल्फा को अपना स्लेव बनाएगा, वो भी पूरी जिंदगी भर। अब क्योंकि लॉयड यहीं पर था तो लॉयड पाचुजू से कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे किसी को कंट्रोल करते हो। लॉयड की इस बात को सुनकर पाचुजू मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी सारी राज बता देता है। हमें यह पता चलता है कि पाचुजू किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अपने माना के मदद से। पाचुजू ने अपने कंट्रोल्ड मॉन्स्टर्स को उनके असल पेरेंट्स को मारने के बाद कंट्रोल किया है। जो मॉन्स्टर्स है उन्हें लगता है कि पाचुजू ही उनके रियल पेरेंट्स है, मगर पाचुजू तो वो है जिसने उन मॉन्स्टर्स के रियल पेरेंट्स को खत्म किया है। पाचुजू अपनी ये सभी बातों को बताने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। लॉयड पाचुजू को डिवोर्स्ड कहता है। लॉयड की बात को सुनकर पाचुजू रियलाइज करता है कि लॉयड उसके माना को इनहेल करने के बाद भी यहाँ पर खड़ा है एंड इसीलिए पाचुजू लॉयड से पूछता है कि तुम कैसे अभी तक बचे हुए हो। लॉयड बताता है कि मुझे नहीं पता है। लॉयड के इस आंसर को सुनकर पाचुजू गुस्सा हो जाता है। पाचुजू ग्रीम को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि ग्रीम अपना रूप बदलकर एक इंसान की गुलामी कर रहा है। पाचुजू की इन सभी बातों को सुनकर ग्रीम गुस्सा हो जाता है, मगर वो उसी वक्त शांत भी हो जाता है। ग्रीम पाचुजू का मदद करने का सोचता है, मगर वो पाचुजू को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर पाचुजू गुस्सा होकर अपने सभी मॉन्स्टर्स को इन दोनों पर हमला करने के लिए कह देता है। लॉयड पाचुजू के इस हमले से खुश होता है, क्योंकि लॉयड को अपना मैजिक जो यूज करना है। ग्रीम लॉयड को बताता है कि उसे बहुत सारे अमाउंट में मैजिक का यूज करना पड़ेगा, मगर लॉयड को कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसका अमाउंट ऑफ मैजिक बहुत ज्यादा होता है। फिर लॉर्ड अपना मैजिक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स पाचुजू को छोड़कर लॉर्ड के पास आ जाते हैं, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स को लॉर्ड उनके माँ के जैसा लगता है। ग्रीम जो कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, वो भी लॉर्ड के पास चला जाता है, वो भी बहुत खुश होकर। लॉर्ड फिर एक मॉन्स्टर को कुछ उगलने के लिए कहता है, वो मॉन्स्टर टाओ को उगलती है। इतना सब देखने के बाद पाचुजू अपने गैस को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करके सभी मॉन्स्टर को अपने पास आने के लिए कहता है, मगर ग्रीम बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर पाचुजू पर हमला करने के लिए निकल चुके होते हैं। पाचुजू पे सभी मॉन्स्टर शुरू में अटैक करते हैं एंड पाचुजू को घायल भी करते हैं, मगर थोड़ी देर में ही पाचुजू सभी मॉन्स्टर्स को पीटने लगता है। पाचुजू फिर बड़े ही गुस्से में आ जाता है एंड एक नए रूप में भी आ जाता है। ग्रीम एंड लॉयड थोड़ी देर बात करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डीमंस मैजिक से नहीं मरते हैं, ऐसा सभी को लग रहा है, मगर लॉयड हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि डीमंस नहीं मरते हैं, मगर उन्हें मार सके ऐसा अभी तक कोई है ही नहीं। फिर पाचुजू को मारने के लिए लॉयड अपनी पूरी मैजिक का यूज करने लगता है। लॉयड के मैजिक को देखकर पाचुजू भी डर जाता है। पाचुजू को ग्रीम ये बताता है कि लॉयड कमजोर नहीं है, बल्कि लॉयड अभी तक अपनी पूरी मैजिक का यूज ही कभी भी नहीं कर पाया है। लॉयड डीमन पाचुजू को थैंक यू कहता है, क्योंकि डीमन की वजह से अब लॉयड अपनी पूरी मैजिक का यूज कर सकता है। पाचुजू पूरी तरह से डर चुका होता है लॉयड के मैजिक को देखकर। लॉयड फिर बहुत सारे बैरियर स्पेल को पढ़ने लगता है पाचुजू को बैरियर में कैद करने के लिए, मगर पाचुजू बहुत देर तक बचता रहता है उन सभी बैरियर से। बहुत सारे बैरियर से बचने के बाद ग्रीम से हमें ये पता चलता है कि लॉयड एक टाइम पर ही 20 बैरियर मैजिक को क्रिएट कर सकता है। इसके बाद लॉयड ग्रीम को अपने एक हाथ में फिट करके इंसेन अमाउंट में बैरियर मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से पाचुजू बहुत ही ज्यादा तेजी से बच रहा होता है। फिर लॉयड के मैजिक बैरियर्स ये तो गोटे बन गए और इसे देखकर पाचुजू डर जाता है। फिर लॉयड और भी बहुत से बैरियर से अटैक करता है, तो पाचुजू
तेजी से उन सभी बैरियर से बच रहा होता है। पाजुजू तेजी से उन सभी बैरियर को डॉज कर रहा था, तो इसे पाजुजू को लगता है कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग है कि तभी पाजुजू एक बैरियर में फंस जाता है। बैरियर में फंसने के बाद पाजुजू लॉयड से कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वहीं दूसरी तरफ लॉयड पाजुजू को नहीं जाने देता है, क्योंकि पाजुजू ने पहले ही बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे एंड इसीलिए लॉयड भी अब पाजुजू पर एक्सपेरिमेंट करेगा। फिर लॉयड बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने लगता है एंड लॉयड को ऐसे स्पेल पढ़ता देखकर पाजुजू लॉयड से बहुत सारी बातें करता है, जैसे कि अगर पाजुजू को लॉयड जाने देता है तो पाजुजू इस दुनिया पर कब्जा करने के बाद लॉयड को आधा हिस्सा देगा, लॉयड को ढेर सारे पैसे देगा एंड ढेर सारे लड़कियां भी। फिर लॉयड बहुत सारे मैजिक स्पेल्स को पढ़ने के बाद अपने मैजिक का यूज करने वाला होता है, तो तभी हम पाजुजू को डरा हुआ फेस देखते हैं एंड फिर लॉयड अपने मैजिक का यूज कर देता है। अब इतने सारे मैजिक का एक साथ ही यूज करने की वजह से हर तरफ बहुत ही ज्यादा कलरफुल माहौल बन जाता है, जिसे देखकर लॉयड को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मैजिक के खत्म होने के बाद लॉयड पाजुजू से पूछता है कि हे क्या तुम सुन सकते हो, एंड अंदर पाजुजू का कुछ ऐसा हाल होता है। पाजुजू की ऐसी हालत पर लॉयड कहता है कि तो तुम्हारा अंत ऐसे हुआ है। पाजुजू मरते वक्त हमें ये बता रहा था कि वो पूरे 100 साल से भी ज्यादा सालों से मेहनत कर रहा था इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, मगर आज वो एक बच्चे से हार गया है। फिर लॉयड एंड पाजुजू एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट होश में आ गया था, जिसके वजह से लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है, क्योंकि उसे इन सभी बातों को भी तो छुपाना है। फिर पाजुजू के पास ग्रिम जाता है। ग्रिम लॉयड के बारे में बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि लॉयड के पास बहुत सारा पैसा होने के बाद भी वो सिर्फ मैजिक के पीछे है। ग्रिम ये बताता है कि मैं उसे एक दिन अपना बदला लेकर रहूंगा, उसे हरा कर। एंड फिर इसके बाद पाजुजू अपनी सभी पावर्स को ग्रिम को सौंप देता है एंड ग्रिम भी उन सभी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ लॉयड सभी को यह बता रहा था कि उसे एंड इन सभी को लियो ने आकर बचाया है। लियो का नाम सुनकर टाओ पागलों जैसी हरकतें करने लगती है सल्फा को छोड़कर। ग्रिम को लगता है कि लॉयड को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें बैक स्टेज स्किट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। कैसल की तरफ जाते वक्त एक लेडी अल्बर्ट की तारीफ करती है, तो दूसरी लेडी एंड कुछ और लेडी लॉयड की तारीफ करती है, जिस पर सल्फा गुस्से होकर पूछती है कि क्या, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। इन सभी इंसिडेंट के बीच में लॉयड सो रहा होता है। एंड ऑफ स्किट। कैसल के अंदर किंग के सामने अल्बर्ट एंड लॉयड बैठे होते हैं एंड किंग उनसे ये कह रहे होते हैं कि अल्बर्ट जो कि सेकंड प्रिंस है, उसने एक तरह से गलती की है, सिर्फ अपने पर्सनल गार्ड्स को वहां पर ले जाकर। इसके बाद किंग अल्बर्ट से पूछते हैं कि तुम्हारी मदद 2 लोगों ने की थी, वो दोनों एडवेंचर कहाँ हैं? यहाँ पर बात टाओ एंड लियो की हो रही है। हमें पता है कि लियो तो वहाँ पर था ही नहीं एंड अल्बर्ट से हमें यह पता चलता है कि टाओ लियो की खोज में वहाँ से चली गई है, क्योंकि लॉयड ने उसे कहा था कि उस तरफ लियो गया है। इसके बाद अल्बर्ट किंग से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉयड को कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन में हिस्सा लेने दे, क्योंकि लॉयड की एज कम है, इसलिए ये लोग लॉयड को कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन में कंसीडर नहीं कर रहे थे। कॉन्टेस्ट ऑफ थ्रोन बेसिकली सभी प्रिंसेस के बीच में कॉन्टेस्ट है, ये पता करने के लिए कि कौन सा प्रिंस किंग बनने के सबसे ज्यादा लायक है। अल्बर्ट की सभी बातों को सुनकर किंग खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है लॉयड? तो लॉयड कहता है कि मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। अब किंग बनने के कंपटीशन को छोड़कर लॉयड एक छोटी सी डंडे लेकर दौड़ रहा होता है, वो भी हंसते हुए, क्योंकि लॉयड के पीछे एक प्यारा सा वेयरवुल्फ जो लगा है। हमें पता चलता है कि जब ये सभी लोग जंगल से जा रहे होते हैं, तो ये वही वेयरवुल्फ है उन ग्रुप में से जो कि बच गया था, यानी इनके पीछे लगा था। बाकी वेयरवुल्फ जंगल में लौट गए थे, मगर ये लॉयड के पीछे ये आ गया एंड इसलिए ये अब लॉयड के पास है। लॉयड को वेयरवुल्फ के साथ इतना खुश देखकर ग्रिम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जल रहा था, इसीलिए ग्रिम अपने रूप को चेंज कर लेता है। फिर लॉयड भी ग्रिम के साथ वैसा खेलता है कि तभी सल्फा वहाँ पर आ जाती है एंड ग्रिम को लॉयड उसी वुल्फ के बॉडी में छुपा देता है। सल्फा को लॉयड बताता है कि इस वेयरवुल्फ का नाम सीरो है एंड सीरो को लॉयड पेट बनाना चाहता है, साथ ही उसे बहुत कुछ सिखाना चाहता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। लॉयड की इस बात को सुनकर सल्फा बताती है कि उन्हें एक टेमर के पास जाना चाहिए जो कि बीस्ट टेमिंग में मदद करते हैं एंड सल्फा को ये यकीन है कि लॉयड एक बहुत ही अच्छा बीस्ट टेमर भी बनेगा। दूसरी तरफ हमें ग्रिम ये बताता है कि लॉयड को किंग या फिर नेशन पे राज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लॉयड तो एक नर्ड है जिसे मैजिक सीखना है। दूसरी तरफ अल्बर्ट एंड किंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लॉयड कैसा है। किंग कहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि लॉयड कैसे सॉलोमन के फ्यूचर को अच्छा करता है। एपिसोड खत्म। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए एंड आप चाहे तो अब एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।